ये लो श्याम, इसे पी लो। इसे पीने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं अमृता, मुझे पता था कि तुम ये जरूर दोगी और मैं इसे खुशी खुशी पी लूंगा। लाओ। हाँ हाँ श्याम, इसे पियो आखिरी घूंट तक। श्याम गिलास मुंह से लगाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान थी। और अमृता कमरे से बाहर आ जाती है। तभी एक लोमड़ी आ जाती है। खेल शुरू हो चुका है अमृता। अमृता उस आवाज से डरती नहीं, बल्कि गर्व से खिड़की की तरफ देखती है। देखा, मैंने सब कर दिखाया। जैसा तय हुआ था वैसा ही हुआ। अब श्याम कभी हम लोगों के बीच नहीं आ सकता है। तभी गांव का एक लड़का वीरेंद्र खिड़की के पास से गुजरते हुए ये सब देख लेता है। हाँ, यह मैंने क्या देख लिया? अमृता ने अपने ही भाई के साथ यह क्या किया? मुझे राजकुमार को बताना होगा। हाँ हाँ हाँ। फिर वीरेंद्र खौफ के मारे वहां से भाग निकलता है और वो सीधा भागते हुए राजकुमार के पास पहुंचता है। हाँ हाँ, राजकुमार जी, अनर्थ हो गया। अमृता ने अपने भाई श्याम के साथ कुछ गलत कर दिया है। मैंने अपनी आंखों से उसे कुछ करते हुए देखा है और अब श्याम का कहीं अता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ गया वो। क्या बात कर रहे हो वीरेंद्र? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम होश में तो हो? अगर तुम्हारी बात सच है तो उस लड़की को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। न्याय से ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं। चलो। फिर राजकुमार आदित्य वीरेंद्र के साथ तुरंत अमृता के घर पहुंचे। अमृता राजकुमार को अचानक घर में देखकर घबरा जाती है। राजकुमार जी, आप इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है अमृता। वीरेंद्र ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि तुमने श्याम के साथ क्या किया। तुमने जो अपराध किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। सिपाहियों, इसे घेरे में ले लो। नहीं राजकुमार जी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सबूत तुम्हारे खिलाफ है अमृता। श्याम का कहीं पता नहीं है और तुम यहाँ इस तरह। मैं तुम्हें सफाई का मौका दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अमृता फूट फूट कर रोने लगती है। वो बार बार अपनी बेगुनाही की गुहार लगाती है, पर राजकुमार का दिल नहीं पसीजता। देखो अमृता, मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूँ। ये 2 दिन तुम्हारे पास अपनी इस आजाद दुनिया को देखने के लिए आखिरी वक्त है। 2 दिन बाद तुम्हें तुम्हारे किए की कठोर सजा भुगतनी होगी और तुम्हें हमेशा के लिए काल कोठरी के अंधेरों में भेज दिया जाएगा। राजकुमार जी, मुझ पर भरोसा कीजिए। भागने की कोशिश मत करना। गांव के हर रास्ते पर कड़ा पहरा बैठा दिया गया है। तुम परिंदा बनकर भी यहां से उड़ नहीं पाओगी। इन 2 दिनों को शांति से गुजारो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। समझ गई? फिर राजकुमार आदित्य वहां से चला जाता है। तभी लोमड़ी आ जाता है। घबराओ मत अमृता, सब कुछ योजना के अनुसार ही हो रहा है। असली बदला तो अभी बाकी है, बस धैर्य रखो। धैर्य? राजकुमार मुझे अपराधी समझ रहे हैं, लेकिन ये श्याम कहाँ गायब हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूफान ही तो सब साफ करता है। वीरेंद्र का बीच में आना एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि कुदरत का संकेत है। राजकुमार को तुम पर शक होने दो, क्योंकि जब सच सामने आएगा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अमृता और उस लोमड़ी के बीच एक पुराना गहरा समझौता था। लोमड़ी अमृता की मदद कर रही थी, क्योंकि वो उस रहस्य को जानती थी जो इस गांव की मिट्टी में दबा था। इधर वीरेंद्र का मन अशांत था और वो राजकुमार के कान भर रहा था।
राजकुमार, आपने उसकी आंखों में देखा कोई गहरा रहस्य था। कोई बेगुनाह इस तरह खामोश नहीं रहता। वो जरूर कुछ छिपा रही है। श्याम का अचानक से गायब होना यह कोई मामूली बात नहीं है। देखो, मुझे भी कुछ रहस्य लगा, पर चिंता मत करो, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तभी एक दिन शाम रात के समय अमृता के कमरे में आया। श्याम, तुम गायब हो गए थे। मैं कहीं गायब नहीं था अमृता। अरे मैं तो बस यहीं था, तुम्हारी हर चाल को देख रहा था। क्या तुम्हें सच में लगा कि वो गिलास पीकर मैं मिट जाऊंगा? तुम ये क्या कह रहे हो? हम तो एक ही मकसद के लिए साथ थे। साथ? अरे तुम तो सिर्फ एक मोहरा थी अमृता। राजकुमार को यहां बुलाना, वीरेंद्र का तमाशा खड़ा करना, ये सब तो मेरी बिछाई हुई बिसात थी। मैंने तुम्हें ही मुजरिम बना दिया ताकि दुनिया की नजर तुम पर रहे और मैं अपना काम कर सकूं। अमृता सन्न रह गई। तभी उसने देखा कि वो लोमड़ी जिसे वो अपनी हमराज समझ रही थी, धीरे से चलकर शाम के पैरों के पास जाकर बैठ गई और अपना सिर झुका लिया। मालिक, सब कुछ आपकी योजना के अनुसार ही संपन्न हुआ। अमृता अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और दिल टूट चुका था। ये क्या? तुम तो मेरी दोस्त थे, फिर तुम उसके साथ कैसे चले गए? मैं तो केवल श्याम के कहे अनुसार तुम्हें मार्ग दिखाता था। असली मालिक तो वही है जो खेल रचना जानता है। चलो, अब तो तुम्हें राजकुमार 2 दिन बाद ऐसी जगह डालेंगे जहां से तुम कभी वापस नहीं आ सकती। तब तक तुम इसी घर में घुट घुट कर जियो। शाम और लोमड़ी ठहाका मारते हुए वहां से चले गए। अमृता वहीं जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी घर के बाहर छिपा वीरेंद्र ये सारी बातें सुनने लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, है भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? यानी ये सब शाम की चाल थी। मैंने एक बेगुनाह को कातिल ठहरा दिया। मुझे अमृता से माफी मांगनी ही होगी और किसी भी कीमत पर उसे बचाना होगा। हाँ। फिर वीरेंद्र अपनी गलती सुधारने के लिए व्याकुल हो उठा। वो चुपचाप अंधेरे का फायदा उठाकर पहरेदारों से बचते हुए अमृता के पास कमरे में पहुंचा। ये क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। क्या अभी भी तुम्हारे मन में ये सब कुछ है? तुम्हारा मन भरा नहीं मुझे मुजरिम साबित करके? अमृता, मेरी बात सुनो। देखो, मुझे माफ कर दो। मैंने खिड़की से सब कुछ सुन लिया। मैं अभी राजकुमार के पास जाऊंगा और उन्हें सारा सच बता दूंगा। मैं तुम्हें आज भी नहीं आने दूंगा। तुम चिंता मत करो। मुझे बचाने वाली तुम होती कौन हो वीरेंद्र? तुम्हारी गलती की वजह से मेरा सारा खेल बिगड़ गया। अगर तुम्हें अपनी गलती सुधारनी है तो मुझे अभी इसी वक्त राजकुमार आदित्य के पास ले चलो। मुझे उनसे अकेले में मिलना है। इसे राजकुमार के पास ले जाना ही ठीक होगा। शायद वहां ये अपने बारे में सफाई देगी। फिर वीरेंद्र अमृता को लेकर राजमहल पहुंचा, जहां राजकुमार परेशान बैठे हुए थे। ओ तुम वीरेंद्र, तुम इसे यहाँ इस वक्त क्यों लेकर आए हो? मैंने तो इसे 2 दिन की मोहलत दी थी ना। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार। मुझे लगा कि हम इस मामले में किसी बड़ी साजिश का शिकार हो रहे हैं। अमृता कुछ कहना चाहती है और मुझे यकीन है कि इसकी बातों में कोई गहरा रहस्य छिपा है।
राजकुमार जी, मैं यहाँ अपनी जान की भीख मांगने नहीं आई हूँ। मैं बस ये पूछने आई हूँ कि क्या आपको अपने पूर्वजों के उस पुराने तहखाने के बारे में पता है जिसका दरवाजा बरसों से बंद है? ओह, तुम उस तहखाने के बारे में कैसे जानती हो? वो तो हमारे परिवार का एक गुप्त और गहरा रहस्य है। क्योंकि उसी रहस्य के पीछे मेरे पति का सच छुपा है। राजकुमार आदित्य अमृता की बातों से पूरी तरह अनजान है। उधर दूसरी तरफ श्याम और लोमड़ी के बीच एक रहस्यमयी चर्चा चल रही थी। वो तहखाना ही सब कुछ है। उस रहस्य की चाबी अमृता के हाथ कभी नहीं लगनी चाहिए। अगर उसे पता चल गया कि उसके पति के गायब होने के पीछे राजकुमार का हाथ नहीं बल्कि मेरा हाथ है, तो वो मुझे कभी छोड़ेगी नहीं। मालिक, मैं उस रहस्य की सदियों से रखवाली कर रहा हूँ। पर अमृता राजकुमार के बहुत करीब पहुँच गई है और वो वीरेंद्र, वो अब अमृता की ढाल बन रहा है। अरे उस वीरेंद्र को रोकना होगा। अब वो हमारे खिलाफ खतरा बन गया है। जब तक अमृता अकेली थी उसे काबू करना आसान था। जाओ, आज की रात वीरेंद्र की आखिरी रात होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र और अमृता राजमहल से वापस आ गए। अमृता, तुम ये क्या कह रही थी? आखिर उस तहखाने में क्या छिपा है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये मेरा एक पुराना राज है। देखो, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए अमृता, तुम्हारी जान को खतरा है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब तक मैं पूरा सच नहीं पता कर लेती, मैं इस तरह शांत नहीं बैठ सकती हूँ। इतना कहकर अमृता परेशान होकर चली गई। वो एक तालाब के किनारे बैठ गई और उदास होकर पानी को देखने लगी। वीरेंद्र दूर खड़ा ये दृश्य देख रहा था। हाँ, इसे उदास देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बहुत ही गहरा दुख है, पर मैं इसका दुख भी तो कम नहीं कर सकता। पर इसे खुशियों की वजह तो बना ही सकता हूं ना। हाँ। वीरेंद्र अमृता के पास आया। देखो अमृता, देखो मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत है। अब माफी का हकदार नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से उदास भी नहीं देख सकता। मैं तुमसे बात घुमा कर नहीं कहना चाहता, सीधी तरह से कहना चाहता हूं। मैं तुम्हारे इस भोलेपन से प्रेम करने लगा हूं। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं ताकि तुम्हारे इस चेहरे की उदासी दूर कर सकूं। तुम मेरे चेहरे की उदासी कभी दूर नहीं कर सकते वीरेंद्र, इसीलिए चले जाओ यहाँ से। अरे आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या राज छुपा है कि तुम इस तरह से उदास लग रही हो? क्या चक्कर है, मुझे बताओ तो। अमृता सुनो। अमृता बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। वीरेंद्र परेशान होकर आगे बढ़ गया। तभी इतने में एक नकाबपोश व्यक्ति सामने से आता है और वो वीरेंद्र पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी झाड़ियों से वही लोमड़ी बाहर निकलती है। वो अपनी जादुई शक्ति से उस नकाबपोश व्यक्ति को पीछे धकेल देती है और वीरेंद्र की जान बचा लेती है। जाओ वीरेंद्र, यहाँ से भाग जाओ। खेल अब और भी खौफनाक होने वाला है। हाँ, ये क्या था? ये लोमड़ी तो अमृता के साथ थी। फिर इसने मेरी जान क्यों बचाई? हाँ, क्या ये सब भी उसी रहस्य का हिस्सा है? अमृता, तुम्हारी दुनिया रहस्यों के इन काले सायों से कितनी भरी हुई है। मैं जिसे एक साधारण लड़की समझकर प्रेम कर बैठा, उसके पीछे तो ये खौफनाक खेल चल रहा है। आखिर क्या सच छिपा रखा है तुमने? वीरेंद्र यही सब सोच रहा था। वही लोमड़ी फिर से घने जंगलों में चली गई। ऐसे ही वो दिन बीत गया और अगली सुबह होते ही वीरेंद्र परेशान होकर घर से निकल पड़ा। हाँ, आज तो मैं अमृता से सब कुछ पूछ कर ही रहूंगा कि आखिर इस लोमड़ी और अमृता का क्या रहस्य है। वीरेंद्र वहां से निकल पड़ता है और अमृता के पास पहुंचता है। वहां श्याम पहले से ही अमृता पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है।
अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती हो अमृता। मैं जानती थी तुम मेरे पास जरूर आओगे। अब मेरा शक पूरा यकीन में बदल गया है कि इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तभी पीछे से वीरेंद्र आ गया। मुझे पूरा यकीन था कि जरूर कोई बड़ा राज है। श्याम, तुम इसे छोड़ दो, वरना हम राजकुमार को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देंगे। छोड़ दो इसे। तभी इतने में वो लोमड़ी भी वहां आ गई। लोमड़ी, इन दोनों को रास्ते से हटा दो। लेकिन लोमड़ी शाम की बात अनसुनी करके सीधे अमृता के पास जाकर खड़ी हो गई। अरे 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 अरे, ये क्या? अरे तुम तो मेरे साथ थे, तुम अचानक से इसके पास कैसे चले गए? ये क्या चक्कर है? अब वक्त आ गया है कि न्याय मिले और तुम्हें तुम्हारी करने की सारी सजा मिलेगी। चलो, हमें राजमहल चलना चाहिए। अब सारा राज वही खुलेगा। फिर अमृता और वीरेंद्र राजमहल पहुंचे। अमृता, तुम आ गई। उस दिन जो तुम सवाल करके गई थी, तब से मैं परेशान हूँ। आखिर बताओ, पूरा सच क्या है? तभी इतने में शाम अंदर आया और राजकुमार पर हमला करने लगा। रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? ये राज अब तुम्हारे साथ ही दफन होगा राजकुमार। अगर तुम ही नहीं रहे तो ये रियासत भी नहीं रहेगी। इससे पहले कि शाम हमला कर पाता, उससे पहले ही अमृता एक फूलों का वास लेकर शाम के सिर पर मार देती है, जिससे शाम गिर पड़ता है। तभी सैनिक शाम को पकड़ लेते हैं। अमृता, तुमने मेरी जान बचाई। इसका मतलब तुम मुझे जिसके लिए दोषी समझती थी, मुझे माफ कर रही हो? अमृता के चेहरे पर एक ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वो राजकुमार की जान बचाने के बाद भी उसके पास नहीं गई। मैंने तुम्हारी जान तुम्हें माफ करने के लिए नहीं बचाई राजकुमार। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इतनी आसानी से अपनी गलतियों से बच जाओ। क्या मतलब? गिरफ्तार कर लो राजकुमार को और इस नीच श्याम को, जो ऐसी सजा दो इसे कि कभी ये भूल ना सके। राजकुमार हैरान रह गया। और तुम तो एक लोमड़ी, लेकिन तुम कभी मेरे साथ तो कभी मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? पूरा सच बताओ मुझे। ठीक है अमृता, अगर तुम सच्चाई सुनना ही चाहती हो तो सुनो। ये उस वक्त की बात है जब तुम्हारा पति रघु और श्याम दोनों साथ में काम किया करते थे। सूरज की सुनहरी किरणें रामपुर के खेतों पर पड़ रही थीं। रघु और श्याम हंसते मजाक करते हुए सेठ हीरा लाल के गोदाम की तरफ बढ़ रहे हैं। ला 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 ना 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 ना। अरे 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 श्याम, क्या बात है भाई, जरा संभल कर। ये इतना चहकते हुए, इतना तेजी तेजी से, किस बात की जल्दी है भाई? कहीं सेठ जी ने आज हलवे पूड़ी की दावत तो नहीं रखी है, हैं? मेरे दोस्त, हलवे का तो पता नहीं, पर आज मेरा मन बड़ा चंगा है। तू बस अपना काम कर, आज देख कुछ खास होने वाला है। ना 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 ना। तभी उनकी नजर हवेली के बगीचे में टहल रही सेठ की बेटी आनंदी पर पड़ी। अरे देख रघु, वो सेठ की बेटी आनंदी है। वो मुझसे प्रेम करती है और मुझे यकीन है कि वो आज अपने दिल की बात मुझसे जरूर कहना चाहती है। अरे क्या कह रहा है श्याम, पागल वागल हो गया है क्या? हम यहाँ मामूली काम करने वाले मजदूर हैं रे। मत जा वहाँ, कुछ ठीक नहीं लग। अरे अरे मेरी बात सुन। ए तू बात तो सुन। अगर सेठ को पता चल गया तो काम से तो हाथ धोएंगे ही धोएंगे, शायद गांव से भी निकाल दिए जाए बे। अरे ससुरा, तू डरपोक का डरपोक ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तू अपना काम कर, मैं बस उससे बात करके आता हूँ। आज है मेरा मन चंगा, कुछ न कुछ होगा मस्त वाला। ना 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 ना। फिर शाम रघु की बात अनसुनी कर आनंदी के पास पहुंचा। आनंदी
उसे अचानक करीब आते देख चौंक गई। तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्या कर रही हो? तुम बहुत ही सुंदर हो आनंदी। इतने दिनों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, पर आज पहली बार तुम्हें इतने ध्यान से देख रहा हूँ। तुम भी बहुत अच्छे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कभी मुझसे बात करने की हिम्मत भी करोगे। हाँ वो तो है, अब तुम सेठ की बेटी हो, लेकिन आखिर हो तो इंसान ही ना। दिल की बात तो हम एक दूसरे से कह ही सकते हैं। वक्त बीतता गया। श्याम और आनंदी चोरी छिपे मिलने लगे। एक दिन वो हवेली के एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। श्याम, इतने दिन बीत गए, क्या तुम्हें मेरे पिताजी से बिल्कुल डर नहीं लगता? लो, इसमें डरने वाली क्या बात है? हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा दोस्त एक दूसरे का साथ देते हैं। देखो, तुमने जो भी कहा, मैं तुम्हारे सारे काम किए हैं। किए कि नहीं किए? तभी कमरे के बाहर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। रुकिए, लगता है बाहर कोई आया है। पिताजी आ गए हैं। अब मैं क्या करूं? अगर सेठ जी ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम जल्दी खिड़की से बाहर कूद जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। जाओ। श्याम बदहवास होकर खिड़की से कूदकर भाग निकला। अगले ही पल सेठ हीरालाल कमरे में दाखिल हुए। आनंदी, कौन था? कौन यहाँ पे है? अभी मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। कौन था यहाँ पे? नहीं पिताजी, यहाँ तो कोई नहीं था। झूठ मत बोल आनंदी। इस हवेली में अगर परिंदा भी पर मारता है तो मुझे पता चल जाता है। कोई तो था यहाँ। कौन था? अगर मैंने श्याम का नाम लिया तो पिताजी उसे छोड़ेंगे नहीं। मुझे किसी और पर इल्जाम लगाना होगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा था मैं आपको नहीं बताऊंगी, पर अब और नहीं छुपा सकती। वह जो रघु है ना, वह मुझसे प्रेम का झूठा दिखावा करता है। वह मुझे परेशान कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे बदनाम कर देगा। क्या कहा? उस दो कौड़ी के रघु की इतनी हिम्मत? मेरी बेटी को धमकी दे रहा है। अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब बेटा तू देख मैं उसके साथ क्या करता हूँ। हाँ। सेठ गुस्से में वहां से पैर पटकते हुए बाहर निकल गए। तभी आनंदी अकेले में मुस्कुराते हुए खुद से बातें करने लगी। उस दिन रघु ने मुझे ठुकराया था ना, अब देखो उसकी कीमत मैं किस तरह उससे वसूलती हूँ। उसने क्या सोचा था कि वह मेरा अपमान करके बच जाएगा? और श्याम, तुमने जो मेरे साथ इतना अच्छा बनने का नाटक किया है, अब उसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। वहीं सेठ गुस्से में आग बबूला होकर रघु के पास गए। क्या हुआ सेठ जी? आपको क्या चाहिए? हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ बदसलूकी करने की? अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। धोखेबाज कहीं के। क्या? पर मैंने तो कुछ नहीं किया सेठ जी। ओ, लगता है आनंदी ने बचने के लिए रघु का नाम बोल दिया। मुझे भी रघु का नाम ही लेना चाहिए ताकि मैं बच जाऊं। अरे रघु, कैसा आदमी है रे? तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरी बहन से तू पहले से शादीशुदा है और फिर तू आनंदी जी को क्यों परेशान कर रहा है रे? हैं? अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। हरिया, पकड़ इसको। नहीं 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 नहीं, देखिए मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात पर यकीन करिए, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं तेरी बात पर यकीन नहीं करता। अरे इसको पकड़ के ले चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। रघु बिना कुछ कहे वहां से भागने लगा और घने जंगलों की तरफ चला गया। हाँ श्याम, ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें इसको सबक सिखाना है। और ध्यान रहे, आज के बाद वो फिर कभी मेरे काम पर दिखाई ना दे। मेरी बेटी के साथ जो उसने किया है उसका हिसाब तो होगा। हाँ सेठ जी, बिल्कुल होना ही चाहिए। अब कहने को तो मेरी बहन का पति है, लेकिन उसकी इन हरकतों से मेरी बहन भी परेशान है। आप चिंता मत करिए, मैं उसे पकड़कर सजा जरूर दूंगा। हाँ। फिर शाम भी उसी तरफ जाता है। रघु भागते भागते घने जंगलों में पहुंचा, जहां उसे एक लोमड़ी मिली। क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। अरे दोस्त, श्याम ने गलती की।
वो सेठ की बेटी के साथ पता नहीं क्या क्या बातें करता था। आज सेठ की बेटी और उसने मिलकर मुझे फंसा दिया। सेठ मुझे छोड़ेगा नहीं। तुम्हें ये बात जाकर मेरी पत्नी अमृता को बतानी होगी। उसका सगा भाई जब मेरी जान मुश्किल में डाल सकता है तो अमृता की जान भी खतरे में होगी। दोस्त तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। जाओ। हाँ ठीक है, मैं अभी जाकर उसे बता देता हूँ। लोमड़ी भागकर अमृता के पास आई। तुम आ गई? तो रघु भी आता ही होगा। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। तुम्हारे भाई श्याम ने रघु को फंसा दिया और वो उसकी जान लेना चाहता है। नहीं, मुझे यकीन नहीं, मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो, खुद अपनी आंखों से देख लेना कि तुम्हारे भाई की चाल क्या है। अमृता लोमड़ी के साथ निकल पड़ी और सेठ के घर पहुंची। वहां सेठ श्याम से बात कर रहा था। हाँ सेठ जी, मैंने सब जगह देख लिया पर रघु कहीं मिल नहीं रहा। अरे तो उसे अच्छे से ढूंढ कर लाना। मैं किसी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ, और हाँ, उसे छोड़ना मत। सेठ के जाते ही श्याम जोर जोर से हंसने लगा। बड़ा आया था मुझे ज्ञान देने वाला। अब देखो रघु, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। तुम्हें मैंने ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया है कि तू कभी उससे बाहर ही नहीं आ सकता। दूर खड़ी अमृता और लोमड़ी ये सब सुन लेती हैं। अमृता की आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरा भाई ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। अब तुम्हें सतर्क रहना होगा। रघु मेरा दोस्त है तो तुम्हारी रक्षा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। इस शाम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अमृता और लोमड़ी कुछ समय तक साथ रहते हैं और हर वक्त शाम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर शाम हाथ नहीं आता। मैं एक काम करता हूँ, मैं श्याम का सबसे अच्छा दोस्त बनने का नाटक करता हूँ। उसके मन में क्या चल रहा है मुझे ये तो पता लगाना होगा। लोमड़ी वहां से चली गई। उधर शाम परेशान होकर घने जंगलों में बैठा हुआ था। तभी लोमड़ी वहां पहुंची। तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। अरे दादा, एक लोमड़ी होकर तुम बातें कर रहे हो? हाँ, मैं बहुत ही चतुर लोमड़ी हूँ। तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। अच्छा, तो मुझे एक व्यक्ति की तलाश है। उसे ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है, मैं इस जंगल का चप्पा चप्पा जानता हूँ। मैं तुम्हें उसे ढूंढ कर जरूर लाकर दूंगा। उस दिन से लोमड़ी और शाम दोनों मिलकर रघु को ढूंढने लगे। एक दिन शाम चोरी छिपे घर से निकला, तभी लोमड़ी ने उसे देख लिया। ये क्या? ये इस वक्त कहाँ जा रहा है? चलो, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। शाम चुपके से आनंदी के पास आया। क्या रघु का कुछ पता चला? हाँ, नहीं आनंदी, खैर तुम चिंता मत करो। इसीलिए तो मैंने रघु को हमेशा के लिए हम दोनों के बीच से हटा दिया। राजकुमार ने भी मेरी बातों में आकर उसे ऐसी सजा दी है कि वो कभी बाहर नहीं आ सकता, और मैंने उसे वहां से भी गायब कर दिया। तभी लोमड़ी झाड़ियों के पीछे से सब सुन लेती है। अच्छा, तो ये इन दोनों की चाल है। मुझे ये बात जाकर तुरंत अमृता को बतानी होगी। लोमड़ी भागकर अमृता के पास आई और उसे सारा सच बता दिया। इसीलिए बदला तो मैं अब लेकर रहूंगी। देखो अब मैं क्या करती हूँ। अमृता एक गिलास लेकर शाम के कमरे में रख देती है। जैसे ही सारा सच राजकुमार आदित्य सुनते हैं तो उनका सर शर्म से झुक जाता है। अमृता, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे
एक गलत इंसान को मुजरिम बना दिया। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मेरा पूरा परिवार जिम्मेदार है। मैं आज ही उस पुरानी गलती को सुधारूंगा। वहीं वीरेंद्र एक कोने में खड़ा सब सुन रहा था। अमृता के प्रति उसका प्रेम अब एक दर्दनाक मोड़ पर था। हाँ, मेरा प्रेम शायद कभी पूरा नहीं होगा, पर अमृता, तुम्हारी इस लड़ाई में मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। श्याम, तुम्हारी जगह इस गांव में अब और नहीं है। तुमने रिश्तों को कलंकित किया है। मैं तुम्हें इस गांव से हमेशा के लिए निष्कासित करता हूं। अगर दोबारा इस सरहद के पास दिखे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। निकलो यहां से। शाम को अपमानित कर गांव से बाहर निकाल दिया गया। वहीं रघु की तलाश के लिए सिपाही भेजे गए। पता चला कि रघु उस हादसे के बाद पास के ही एक आश्रम में सुरक्षित था, पर चोट लगने के कारण वो सब कुछ भूल चुका था। राजकुमार के सिपाही उसे ससम्मान वापस अमृता के पास लेकर आए। मुझे पता था आप लौटकर जरूर आएंगी। लोमड़ी अपनी वफादारी पूरी कर चुकी थी। वो धीरे से मुस्कुराई और वापस जंगल की गहराई में ओझल हो गई। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रसभरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें